हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 26 सितंबर 2023। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग तिब्बतन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी, मोर नो सेपरेशन फ्रॉम चाइना। जो दलाई लामा है वो 14 दलाई लामा है अभी, जो इंडिया के धर्मशाला में अभी बैठे हुए। उन्होंने बोला है कि जो तिब्बतन्स है उनको चाइना से पॉलिटिकल सेपरेशन नहीं चाहिए, बट उनको मोर ऑटोनॉमी चाहिए तिब्बत के अंदर। ठीक है। 1950 1959 के अंदर वो आए थे इंडिया में। वहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे आर्मी भेजी थी और उन्होंने बोला था कि ये हमारा पार्ट है, और उसको उन्होंने ऑक्युपाई किया था। ठीक है। तो तब से ये यहीं पे बैठते हैं धर्मशाला में। ठीक है। धर्मशाला इनको इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, तब टाइम में नेहरू थे पीएम। उन्होंने उनको धर्मशाला में एस्टेब्लिश किया था, पूरा उनका एक विलेज है। ठीक है। तो दलाई लामा, ये 14th दलाई लामा, ये याद रखिए। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला गया था, ये भी याद रखिए। और दलाई लामा एक आदमी होता है जिसका ना, ही इज द इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, ऐसा समझा जाता है तो उनको। ठीक है। तो ये जो अभी के जो 14 दलाई लामा, इन्होंने बोला है कि अभी मैं इनकारनेशन ही नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो चाइना के अंदर नहीं लूंगा, क्योंकि जो दलाई लामा सेलेक्ट किया जाता है वो ताइवान, जो तिब्बत है, तिब्बत तिब्बत के यहाँ से ही सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं तो री नहीं लूंगा, अगर री लिया तो फिर मैं सिर्फ इंडियन, मतलब तिब्बत में नहीं लूंगा। ठीक है। तो जो दलाई लामा होता है, जो अभी का जो दलाई लामा है, अगर उनकी मौत हो गई तो उनके मौत के बाद उनको ढूंढा जाता है। ठीक है। बच्चे, अच्छा कोई बच्चा होगा, उनको ढूंढा जाता है। ठीक है। तो यही है न्यूज में। तो उनको कौन कौन ढूंढता है? तो जो लामाज ऑफ ग्यूलुपा, लामाज ऑफ ग्यूलुपा एक वो है, और तिब्बत के गवर्नमेंट, तिब्बत की गवर्नमेंट। ठीक है। तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो, और ये लामाज ऑफ ग्यूलुपा, ये ढूंढते। इतना याद मत रखिए, बस ये याद रखिए 14 लामा है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है। यही था ये पूरे न्यूज में, बाकी कुछ भी नहीं है। और उनको लासा जाना है, वो बोलते हैं अगर मेरे को दे अलाउड, इफ चाइनीज गवर्नमेंट अलाउड नहीं किया तो हम लासा जाएंगे। लासा क्या है? तिब्बत की कैपिटल है। ठीक है। तो उन्होंने मोर ऑटोनॉमी की बात की गई है। यही है फर्स्ट न्यूज में। देखते हैं आगे। आगे एडिटोरियल में ही जाना है। ठीक है। यहाँ पे एक एडिटोरियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग। तो इसमें ये बोला गया है कि अभी इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट और ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अक्टूबर के अंदर, और दिसंबर में इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया चेयर करेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है। और ये दिसंबर में अंदर होगा। इन आर्टिकल में ये बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन इकोनॉमी में 500 बिलियन डॉलर्स ऐड कर सकता है, जो कि अपने जीडीपी के 10% होगा। ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो कॉल दिया था कि ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर इथिकल एक्सपांशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने बोला है कि इथिकल एक्सपांशन होना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इथिकली होना चाहिए, और उसका अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ कॉन्शियस हो गया तो ये वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है अपन ने मशीन बनाई, और मशीन को समझ में आ गया कि हाउ टू बिकम पावरफुल, और दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस। अगर आप वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। ठीक है। तो वो खुद से ही खुद को रीडेवलप करेंगे। ठीक है। तो उससे रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरा कंसर्न ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो चाइल्ड्स एंड अडल्ट के ऊपर, जो होते हैं बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट कर सकता है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। ठीक है। तो यही पूरा आर्टिकल में दिया गया है। तो इंडिया कैन टेक स्टेप, तो इंडिया स्टेप ले सकता है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उसके लिए अपन एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, और दैट फ्रेमवर्क कैन बी एन सैम्पल, और एक इपोटेम होगा कि लोग उसको फॉलो कर सके फ्रेमवर्क को। ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा डाटा लेता है, और वो एडिक्शन करता है, मेंटली हेल्थ पे अफेक्ट करता है। ठीक है। अगर उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो वो डार्क पैटर्न्स यूज कर सकता है, और ओपेक अल्गोरिथम्स यूज कर सकता है। ठीक है। यंग पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए। डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न ये होता है कि एक सिस्टम बना दी जाती है जिसके अंदर आपको एक चीज लेनी होती है, तो आप दो तीन चीजें लेके जाते हो। ठीक है। और ओपेक अल्गोरिथम्स क्या होता है? जैसे आप यूट्यूब पे आप कोई एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप वो उस वीडियो का आपको रिकमेंडेशन आएगा,
लेकिन अगर ओपेक अल्गोरिदम होगा तो जो यूट्यूब को जो दिखाना है वही आपको दिखाएगा। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या थ्रेड्स आ सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओपेक अल्गोरिथम और डार्क पैटर्न्स होंगे तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन होती है। मिस इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन मतलब जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। ठीक है, रेडिकलाइजेशन तो पता है आपको, साइबर बुलिंग भी पता है, जैसे कि कोई आपका दोस्त है आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उसको फेक आईडी बना के उसको इंटरनेट पे धमकाओ, गालियाँ दो। ठीक है, सेक्सुअल ग्रूमिंग ये भी पता है आपको, डॉक्सिंग, डॉक्सिंग भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो डॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, डॉक्सिंग के अंदर जैसे कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि मेरा एक दोस्त है ए। ठीक है, दोस्त ए और बी, ए और मैं साथ में रहते थे, लेकिन ए का मेरा झगड़ा हो गया तो उसकी जो पर्सनल फोटोज मेरे पास है वो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसका जो पर्सनल डाटा है कि वो 10th में फेल हो गया था तो वो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। तो ये सारे अपने को ये देखिए, अभी ना डिजिटल नागरिक बने हैं इंडिया के अंदर। डिजिटल नागरिक का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट्स या फिर आने वाली जनरेशन, अपने अपन जब पेरेंट बनेंगे तब, तो वी आर अपलोडिंग एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, बच्चे का बर्थडे किया, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया, टेलीग्राम पे फोटो शेयर्स कर दी किसी के साथ, ईमेल पे किसी को भेज दिया, तो ये सारा डाटा ना कलेक्ट हो रहा है। ये डाटा जब कलेक्ट होगा तो ये डाटा प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा इसका। ठीक है, तो इसी डाटाबेस का अगर यूज करके किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कोई डीप फेक बनाया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास तो आपके बचपन से आप तक के फोटो। ठीक है, तो इट कैन बी हार्मफुल, तो इसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। और जो रियल वर्ल्ड का जो बायसनेस है, जैसे कि ब्लैक पीपल्स, अमेरिकन सोचते हैं, व्हाइट पीपल सोचते हैं कि ब्लैक पीपल्स आर बैड पीपल्स, दे आर द क्रिमिनल्स, ज्यादा क्राइम्स वही करते हैं। ठीक है, तो ये जो रियल वर्ल्ड के बायसेस है वो अगर आर्टिफिशियल वर्ल्ड के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अगर रियल डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर गए तो वो बहुत डेंजर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मशीन के अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है सिक्योरिटी का, और रेलवे स्टेशन पे आपने उसको लगा दिया और एयरपोर्ट पे लगा दिया। ठीक है, तो वो एक पैटर्न बनाएगा कि यार ब्लैक पीपल होगा तो इसके सस्पेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही है, यही राइटर बोलना चाह रहे हैं कि आप इंडिया का जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उसके अंदर ना आप इसको ऐड करो, उसको इम्प्रूव करो। और डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क करंटली अप्रोच टू द चिल्ड्रंस के जो रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर। देखो, आप ना टॉप डाउन अप्रोच मत डालो। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, अपना चिल्ड्रन ने कुछ किया तो आप पेरेंट पे बर्डन डालोगे, ये बात नहीं है। जो ऑपरेटर है आप उस पर भी बर्डन डालो ना। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच रखोगे तो खाली पेरेंट जिसने मोबाइल दिया है चिल्ड्रन के हाथ में वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मत करो आप। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि आप ऐसे ऐसे पैटर्न्स और ऐसे मेथड्स और ऐसे रेगुलेशंस बनाओ जिससे कि जो डाटा यूजर से वो पूरा ओपेकनेस नहीं रहे उसके अंदर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसलिए राइटर बोलते हैं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इंडिया ने फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि यूनिसेफ का गाइडलाइंस है पॉलिसी मेकर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफिकेशन के, उन्होंने 9 रिक्वायरमेंट्स दी गई है जो फॉर द चिल्ड्रन सेंट्रिक ए आई होगा। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि 9 गाइडलाइन दी है, जिसके अंदर इंडिया सिग्नेटरी भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये याद रखिए। तो देखते हैं क्या क्या गाइडलाइन दी गई है। एम टू क्रिएट इनेबलिंग इन्वायरमेंट विच प्रमोट द चिल्ड्रंस वेलबींग। ठीक है, तो कौन सी गाइड, उसमें क्या क्या रेगुलेशन है, चिल्ड्रंस की वेलबींग होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना होगा तो ये चीज़ें इसमें चाहिए। उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया का एक मॉडल का एग्जांपल दिया, कैलिफोर्निया एज अप्रोप्रिएशन डिजाइन कोड। तो इसके अंदर वो एज के हिसाब से कंटेंट अलो करते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और कोई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस लैंग्वेज बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए, इससे भी उन्होंने ये दिया है। और उन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया का भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। तो ठीक है, एक एग्जांपल याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए। फास्ट एवर नेचर ऑफ एआई मीन्स दैट द रेगुलेशन शुड अवॉइड द प्रिस्क्रिप्शन एंड इंस्टेड एम्ब्रेस द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उन्होंने खुद प्रिस्क्रिप्शन देने चाहिए, उन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए एआई ने। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच इम्ब्यूज द ओपननेस, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। ओपननेस, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेगुलेशन का ये ट्यूटोरियल था। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अंदर जो पार्लियामेंट की पैनल का रिपोर्ट है उसके ऊपर है। ठीक है, पार्लियामेंट के पैनल ने रिपोर्ट दिया है, इम्प्लीमेंट रिपोर्ट का नाम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन। तो उन्होंने ये बोला है कि अभी
43 यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर 40 इसके अंदर 70% यूनिवर्सिटीज वो तो स्टेट रन करती है। और इसके अंदर जो 94% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन स्टेट रन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 94% स्टूडेंट पढ़ते हैं वो तो स्टेट रन और प्राइवेट के अंदर पढ़ते हैं, खाली 6% स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि स्टेट का इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है एजुकेशन स्प्रेड करने की। इसमें 31 मेंबर का पैनल बना था और इन्होंने बोला है कि बाय 2000 पैनल ने ये बोला है कि 2030 के अंत तक, ठीक है, 2030 के अंत तक एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री शुड हैव एटलीस्ट वन मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूजन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम 26% 2018 टू 50% बाय 2035। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और उन्होंने क्या बोला है यूनियन गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ये बोला है कि आप सुटेबल फंड्स एलोकेट करो। ठीक है, किसके लिए? फॉर एजुकेशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि आप टारगेट बनाओ कि ये कितना इनका एनरोलमेंट बढ़ेगा। ठीक है, enhancing the gender balance in admission to higher education institutions, providing more financial assistance and scholarship to socially educationally socially and economically disadvantaged group। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि एडमिशन प्रोसेस एंड करिकुलम मोर इंक्लूसिव बनाओ करिकुलम को, इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल बढ़ाने तो एजुकेशन का क्या फायदा, बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते बैठेंगे। फॉर डेवलपिंग मोर डिग्री कोर्सेज कॉट इन द रीजनल लैंग्वेजेस एंड बायलैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का ट्रेस दिया उन्होंने, कोर्सेज को रीजनल लैंग्वेज बनाओ और बायलैंग्वेज में बनाओ, जैसे कि आप वीडियो हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और रिकमेंडेड द स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन एंटी हरासमेंट रूल्स। ठीक है, जैसे रैगिंग वगैरह हुई उससे खिलाफ बोला है। और कमेटी ने अप्रिशिएट किसको किया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट पहला यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है। और ये पहली बार पूरी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। एकेडमिक सेशन ऑफ 2022 से ये इंप्लीमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन हायर एजुकेशन। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिए आप। कमेटी ने क्या सजेस्ट किया? इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। हेफा हेफा एजेंसी बनाई गई थी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो उन्होंने बोला इसके अंदर ना फंडिंग बढ़ाओ, इसके अंदर आप डाइवर्सिफाई करो फंडिंग को, मतलब खाली गवर्नमेंट फंड एलोकेशन पे मत आप ठहरो, आप ना एक्सप्लोर करो, प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप करो उनके साथ, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन उनसे, जैसे बिल गेट्स की फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन, उनसे पैसे लो, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से आप अपना पैसे लो। ठीक है, ये उन्होंने बोला है पैनल ने। और इन्होंने बोला ये भी बोला, ये तो अपन कल डिस्कस भी किया है कि मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री सिस्टम के ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि डिफिकल्ट है अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पॉपुलेशन कम होती है और अपने यहाँ कितने स्टूडेंट्स एग्जिट करेंगे कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे ये अपन तय नहीं कर सकते। और उसके अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो पीपल टू टीचर रेशो जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कि ये याद रखिए इसको आप। जयशंकर ने एंड गुटेरिस डिस्कस, देखो 70th सेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ठीक है, वहाँ पे जयशंकर जी ने बात की है एंटोनियो गुटेरिस जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी है उनके उनके साथ, और उन्होंने बोला है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। कहाँ पे? जैसे कि वर्ल्ड बैंक में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने वन रिफॉर्म एजेंडा इज द ग्रेटर लेंडिंग कैपेसिटी फॉर वर्ल्ड बैंक एंड ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंट्रीज ऑन ब्रॉड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो उनके जो बोर्ड्स है उनके ऊपर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए और लैंडिंग कैपेसिटी उनकी बढ़नी चाहिए, ये भी उन्होंने बोला है। जो एंटोनियो गुटेरेस है वो भी सपोर्ट करते हैं इस बात को। ठीक है, यही पूरा आर्टिकल था। सेकंड ये है कि जो मूडीज की जो रिपोर्ट आई थी आधार की इसके ऊपर, तो इसको इंडिया ने रिबूट्स रिफर्ट्स किया, तो यही करता है। और इंडिया ने डिनाई किया कि कोई डाटा ब्रीच वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इस कल के आर्टिकल में अपन डिस्कस किया अच्छे से कि मूडीज की रिपोर्ट क्या आई थी। उसके बाद इसरो ने एक इंजन टेस्ट किया गगनयान मिशन के लिए। गगनयान के अंदर अपन मैन मिशन होगा जो चांद के ऊपर आदमी भेजेंगे अपन। तो उन्होंने सक्सेसफुल कंप्लीटेड द EC-20 ई
13 इंजन, ठीक है, ये उन्होंने किया है। और गगनयान क्वालिफिकेशन है 22 टन थ्रस्ट, ये उन्होंने चेक किया। इतना याद मत रखो, ये गगनयान से रिलेटेड इंजन का टेस्ट किया, इतना याद रखो। और उसका नाम है EC-20 E13 इंजन, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग द इंडिया यूएस राइजेस कंसर्न ओवर द चाइनीज वेसल विजिट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। अभी अक्टूबर में एक चाइनीज वेसल आएगी जो श्रीलंका के कोस्ट पे विजिट करेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर यूएसए ने और इंडिया ने कंसर्न किया। अभी ये चाइना की सबसे तो रिसर्च व्हीकल है, रिसर्च वेसल है, ठीक है, लेकिन ये स्पाई वेसल्स होती है, ऐसा यूएस और इंडिया का कहना है, और ये सच बात है, ठीक है। तो यही पूरा आर्टिकल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। थैंक यू।